यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दर्शकों नमस्कार। निवेश कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम अक्सर एक स्लोगन देखते हैं जब भी या अक्सर जब हाईवे पे हम जाते हैं तो एक बोर्ड हमें दिखाई देता है जिस पर लिखा होता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बिल्कुल सही है ये बात की, और जीवन के हर क्षेत्र में ये बात लागू होती है कि काम कोई भी हो, अगर हमने थोड़ी सी असावधानी बरती तो एक छोटी सी भूल जिंदगी भर के लिए एक शूल बनकर हमें चुभती रहती है। अगर फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें, निवेश की बात करें, तो चूंकि पैसे का मामला होता है, ज़्यादा गंभीर हो जाता है, संवेदनशील मुद्दा होता है कि निवेश करने से पहले हम ऐसी कोई गलती ना करें, कोई ऐसी असावधानी ना करें कि हमें निवेश के प्रतिफल में हमें फ़र्क नज़र आए या नुकसान हो। तो क्या क्या सावधानियां हैं, निवेश करने से पहले हमें क्या विचार विमर्श कर लेना चाहिए अपने वित्तीय सलाहकार से, आइए आज इसी विषय पर बात करते हैं इस कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं वित्तीय सलाहकार भरत चतुर्वेदी जी। भरत जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आप भी जुड़ सकते हैं कार्यक्रम से टेलीफोन के माध्यम से। नोट कीजिए हमारे फ़ोन नंबर्स 266049 हमारे यहाँ का टेलीफोन नंबर है, और भोपाल का STD कोड है 0755। टोल फ्री नंबर भी आपके लिए उपलब्ध रहेगा 1800-233-0040। तो तैयार हो जाइए फ़ोन लगाने के लिए। अगर आप निवेश करने का मन बना रहे हैं तो सावधानियों के लिए पहले तैयार रहिए कि क्या क्या आपको पूछ सकते हैं सावधानियों के बारे में अपने वित्तीय सलाहकार से। तो भरत जी, सावधानी की बात हम कर रहे हैं आज जी। निवेश सब करना चाहते हैं, और आज की समय की मांग भी है निवेश करना, क्योंकि वो आपको एक आर्थिक सहायता देता है, आपको एक शक्ति देता है, आर्थिक रूप से मजबूती देता है। बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि इन्फ्लेशन की रेट बहुत बढ़ती जा रही है, और इन्फ्लेशन के बराबर अगर आपको रिटर्न मिल रहा है तो आपका निवेश भी सफल होता है। बिल्कुल सही, ठीक है। तो निवेश, पहली बात तो ये बताइए कि निवेश होता क्या है, क्या क्या सेक्टर्स हैं जहां अपनी रुचि के अनुसार आदमी निवेश कर सकता है। सबसे पहले तो नमस्कार दर्शकों। निवेश को करने से पहले हमें ये जानना चाहिए निवेश और बचत में क्या अंतर है। बचत, हम जितना कमाते हैं और हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं उसके बाद जो बचता है वो बचत होती है। बचत से ही हम आगे निवेश करते हैं। बचत को जो हम निवेश कब कर रहे हैं तो निवेश हम कहाँ कहाँ करें जहाँ हमें ज़्यादा अच्छे रिटर्न मिलें। ज़्यादा अच्छे रिटर्न के लिए आप किस किस सेक्टर में जाना चाहिए वो डिपेंड करता है। अगर सेफर रिटर्न चाहिए तो बैंक है, उसके अलावा थोड़ा और रिस्क लेना चाहते हैं म्यूचुअल फंड है, प्रॉपर्टीज़ है, एन नंबर ऑफ चीज़ें है। तो आप निवेश करने से पहले कैपेबिलिटी कि मेरे को कितना निवेश करना है, कितने टाइम के लिए करना है, उन सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि आप निवेश कितने टाइम के लिए कर रहे हैं, कितना रिस्क लेना चाहते हैं। फिर उसके हिसाब से अपना निवेश करना चालू करें और अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करते हुए करें। ठीक है, हम बात कर रहे हैं सावधानियों की। जी। तो सबसे पहली शुरुआत निवेश से पहले भी वो जो एक सीढ़ी आपको चढ़ना है वो है गोल बनाना। बिल्कुल, क्योंकि निवेश में गोल बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप किस उद्देश्य से इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कितने साल के लिए आपका होराइजन है। तो इसमें क्या सावधानियां रखना चाहिए कि अपनी वित्तीय स्थिति को देखते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को देखते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम निवेश करें। देखिए, जब भी हम निवेश करना चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो हमें गोल जरूर डिसाइड करना चाहिए। हम किस चीज़ के लिए निवेश कर रहे हैं, हमारा गोल क्या है, लक्ष्य क्या है। जब तक हम लक्ष्य डिसाइड नहीं करेंगे हमारा निवेश व्यर्थ हो जाएगा। अगर हमको यही नहीं पता कि हमको चाहिए क्या है, निवेश करके हमको चीज़ क्या हासिल करनी है, जब वो नहीं पता तो निवेश करने का फ़ायदा नहीं निकलेगा। आपने निवेश करना चालू किया 5 साल 10 साल के लिए मुझे प्रॉपर्टी लेनी है, बट आपने उसको 2 साल में ही ब्रेक कर दिया, तो 2 साल में आपको उस निवेश से उतना बजट बड़ा अमाउंट नहीं। अक्सर ये फाइनेंशियल एडवाइजर ये कहते हैं कि गोल जरूर उसको निर्धारित करना चाहिए, कि हम गोल एक प्रॉपर नहीं बनाएंगे तब तक हम उस लक्ष्य बिल्कुल बेकार हो जाती है। अच्छा, दर्शकों के मन में ये सवाल स्वाभाविक रूप से आता होगा कि गोल से इसका क्या संबंध है। कि मान लीजिए गोल बनाए, क्या वो सेक्टर वाइज कुछ, किस म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें जी, तो क्या उसके लिए कुछ अलग उस तरह का सेक्टर होता है गोल को देखते हुए? किस तरह से आप ये निर्धारित करते हैं? देखिए, जब भी आप गोल डिसाइड करते हैं कि मुझे क्या चीज़ हासिल करनी है, लक्ष्य क्या है, जब आपने लक्ष्य डिसाइड कर लिया है तो उसको पाने के लिए आपको कितना निवेश करना पड़ेगा, या आप अपने वित्तीय सलाहकार या अपने नॉलेज के अनुसार उसको आप डिसाइड करें कि मुझे कितना निवेश करना है। अब जब निवेश करने की बात आ जाएगी कि निवेश करना है तो उसको आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। अगर आपने एक ही सेक्टर पर पूरा इन्वेस्टमेंट लेके रिस्क ले लिया है और अगर वो सेक्टर नहीं ग्रो किया तो फिर आपका निवेश बेकार हो जाएगा। तो रिस्क को हर समय डाइवर्सिफाई करके निवेश करें। जैसे कुछ आप गोल्ड में करें, म्यूचुअल फंड्स में करें, FD लें, तो हर एक सेक्टर में निवेश होना चाहिए।
मतलब उसका एक फ़ायदा ये है कि मान लीजिए कहीं मार्केट डाउन गया तो एक ही जगह आपको एक पॉइंट पर, एक बिंदु पर घाटा नहीं होगा, घाटा ना हो, और दूसरा जो पॉइंट है वो उसको कवर कर देता है ना। तो इसलिए विकेंद्रीकरण या डाइवर्सिफिकेशन वो बहुत ज़रूरी है फंड में इन्वेस्टमेंट करने ताकि आपको अलग एक ही बकेट में अलग अलग तरह के फूल मिल जाए, अलग खुशबू आपको मिलती रहे। कहीं रियल एस्टेट है, कहीं फार्मा है, कहीं FMCG है, तो कोई नीचे जाएगा, कोई ऊपर भी आएगा। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद जब हम, या तो हमें नॉलेज होना चाहिए इन्वेस्टमेंट के बारे में, या फिर हम वित्तीय सलाहकार से सलाह लेते हैं, तो उनसे बातचीत करते समय क्या क्या ऐसे बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो वो पूछ सकते हैं, या हमें उनसे जानकारी लेना जरूरी है? देखिए, जब भी आप वित्तीय सलाहकार से मिलें तो सबसे पहले तो ये सुनिश्चित करें वो वित्तीय सलाहकार है या नहीं, वो प्रॉपर उसके पास लाइसेंसिंग है या नहीं। अगर लाइसेंस नहीं होंगे तो वो मतलब वित्तीय सलाहकार नहीं है प्रॉपर ढंग से। इनको अधिकृत कौन करता है? हर किसी के अलग अलग सेक्टर है। अगर इंश्योरेंस में जाते हैं तो IRDA है, म्यूचुअल फंड में जाते हैं तो सेबी है। तो अलग अलग जगह से आपको वित्तीय सलाहकार जगह से सर्टिफिकेशन मिलता है। अब जब अपने सर्टिफिकेट हैं आपके पास, अब आप वित्तीय सलाहकार से आप बताएंगे कि मेरे को ये गोल या ये टारगेट अचीव करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आप अपने पूरे एक्सपेंसेस बताएं कि आप कितना खर्च कर, आपका मासिक खर्च कितना है, आपकी इनकम कितनी है, कितना मैं उसमें से बचा सकता हूँ। फिर वित्तीय सलाहकार आपको बताएगा कि कैसे कैसे उसको निवेश करें कि आपका जो लक्ष्य है वो अचीव हो सके। अच्छा, हो सकता है कि कभी वो वित्तीय सलाहकार के कहने से वो बजट आपके अपेक्षा से ऊपर हो, कि आपका जो टारगेट है, गोल जो आपको अचीव करना है, उसमें आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत आ रही है, तो आप उसमें गोल को डाइवर्सिफाई करें कि थोड़ा सा हाई रिस्क। कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं ग्वालियर से, उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो जी, नमस्कार सर। हाँ, मैं ग्वालियर से बोल रहा था, ऋषि मोहन जी, स्वागत है। हाँ सर, ये जानना चाहते थे कि मतलब व्यक्ति को किस उम्र तक निवेश करना ज्यादा फायदेमंद रहता है? किस उम्र तक? किस उम्र तक मतलब सर, आदमी को इससे भी ये आपने सवाल अच्छा पूछा, क्योंकि ज्यादा उम्र में तो अब वो निवेश भी नहीं हो पाता। नहीं, बिल्कुल सही है। और टैक्स भी तो हम देना पड़ते हैं सर। बिल्कुल सही है। खैर, अब टेक्निकली भरत जी बताएंगे। बाकी मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा कि सवाल आपका अच्छा है, किस उम्र तक करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है किस उम्र से करना चाहिए। भरत जी, एज फैक्टर क्या मायने रखता है? बिल्कुल सर, आपने सबसे सही जवाब यही दे दिया कि सबसे पहले अर्ली एज में इन्वेस्टमेंट चालू कर लें, क्योंकि जैसे आप अर्निंग चालू करते हैं उसी के साथ में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए। अर्ली एज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे तो आपको जो लक्ष्य है वो सब पहले अचीव हो जाएंगे। पहले से आपको वहाँ ओवर द एज मतलब 60+ जहाँ अर्निंग खत्म हो जाती है, वहाँ जाके आपको लक्ष्य के लिए कुछ निवेश नहीं करना पड़ेगा। मैक्स टू मैक्स जब तक अर्निंग आ रही है तब तक निवेश कर सकते हैं। अगर अर्निंग आपके पास 70 तक है तो 70 तक करें, 60 तक है तो 60 तक करें, और उससे कम है तो उससे कम नहीं करें। कोई अपर एज लिमिट नहीं है, बाकी किस उम्र से करना ये बहुत ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इंश्योरेंस में जब हम बात करते हैं तो एज के हिसाब से उनकी वो टेबल भी चेंज होती जाती है, प्रीमियम और जो आता है। इंश्योरेंस में एज क्राइटेरिया के हिसाब से आपका रिस्क बढ़ता है। इसलिए समझदारी यही है कि जितनी जल्दी से जल्दी आप कर सकते हैं अर्ली एज में वो ज़्यादा बेस्ट कर दीजिए, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अच्छा, इसमें एज का तो फैक्टर ये ने बताया कि अच्छा, इसमें होराइजन भी टाइम होराइजन रहता है। कुछ लोग शॉर्ट टर्म करना चाहते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म जी। इसके क्या नफ़ा नुकसान है? देखिए, शॉर्ट टर्म में अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो ज़्यादा हाई रिस्क साइड में नहीं जाना चाहिए। शॉर्ट टर्म में अगर हाई रिस्क में जाते हैं इन्वेस्टमेंट करने तो मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, या किसी भी सेक्टर में, मतलब अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में करते हैं तो भी सब जगह मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा मिलती है। तो जब भी अपन निवेश करें तो थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। शॉर्ट ड्यूरेशन में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, तो लॉन्ग टर्म में आप मार्केट के अप डाउन से वो रिस्क कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है। लॉन्ग टर्म अगर अपन मान के चले तो 5 साल से ज़्यादा समय, बिल्कुल 5+ है ना, 5+, बिल्कुल 5+ होना ही चाहिए इन्वेस्टमेंट को लेकर। 5+ रहेगा तो आपके रिटर्न अच्छे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं जी। चलिए, आप आपने लॉन्ग टर्म का ये बता दिया कि कम से कम 5 साल से ऊपर से ही आपको सोचना चाहिए, 5 साल तक देखना भी नहीं चाहिए। उसके अलावा जब इन्वेस्टमेंट कर दिया तो फिर क्या अपडेट्स लेते रहना चाहिए निवेशकों को? बिल्कुल, मार्केट के अपडेट के हिसाब से, मार्केट या जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ आपको अपडेशन जरूर रखना चाहिए कि जैसे आपने किस जहाँ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया। जैसे फार्मा में इन्वेस्टमेंट किया, फार्मा में कोविड टाइम पे बहुत अच्छा ग्रो किया, बट अभी उसका जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा स्लो है, मतलब रेगुलर चलता रहेगा बट उतनी ज़्यादा स्पीड से ग्रो नहीं करेगा। तो हर समय अपने इन्वेस्टमेंट को देखते रहें कि वो कंटिन्यू कैसा ग्रो कर रहा है। चीज़ें बदलती रहती है, सेक्टर बदलते रहते हैं। IT अब ज़्यादा अच्छा ग्रो कर रहा है। वो तो एक साइकिल चक्र चलता है, आज इनका समय है, कल इनका आएगा, परसों इनका आएगा, वो चलता जैसे पहले पेट्रोल था, अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे सब डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने। इस गति को पकड़ना या समझना जी, ये आपके अनुभव और आपके अध्ययन पर निर्भर करेगा।
तो इसके लिए क्या स्टडी करते रहना चाहिए एक इन्वेस्टर्स को, ताकि वो मार्केट की बराबर उसको ताज़ा जानकारी मिलती रहे और पिछले ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर वो आगे की अपनी एक अनुमान लगा सके? देखिए, लर्निंग तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप जब भी निवेश करें, इन्वेस्टमेंट करें, तो हर समय अपने आप को लर्निंग मोड पे रखें। जब तक आप लर्निंग जितना ज़्यादा करते रहेंगे, किस किस चीज़ में नए नए अपडेशन आ रहे हैं, तो जब अब नए नए अपडेट आएंगे आपके पास में, तो आपको मालूम चलेगा कि एक जगह से निवेश करके दूसरी जगह पर निवेश में और ज़्यादा फायदा हो सकता है, तो वहाँ स्विच किया जा सकता है। जैसे अभी एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ टाइम पहले कम थे, अभी मार्केट में फ्लक्चुएशन की वजह से एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हुए हैं, तो उस चीज़ पर आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर अपडेशन नहीं है तो पुरानी अच्छा, FD अगर ये ताज़ा इस अपडेशन को देखा जाए कि एफडी का भी रेट बढ़ गए, थोड़े से इंटरेस्ट बढ़ गया है, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से क्या शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड जो होल्डर्स हैं उनके रिटर्न पर कुछ फर्क पड़ सकता है? पड़ता है थोड़ा सा। एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने का रीज़न क्या है, सबसे पहले तो उस पर डिपेंड करेगा। अगर एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी जो बढ़ रहा है रिसेंटली, वो आ रहा है इन्फ्लेशन की वजह से। सब जगह इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई पे जा रहा है, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाए गए हैं। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ होता है तो ज़्यादातर हर कोई चाहता है कि उसका इन्वेस्टमेंट सेफर रहे, तो मार्केट से पैसा निकल के एफडी की तरफ मूव होता है। अगर वो मूवमेंट तेज़ होता है तो मार्केट में फ्लक्चुएशन ज़्यादा तेज़ हो जाता है, मार्केट डाउन साइड ज़्यादा जाने लगता है। अच्छा, एफडी की बात करें, हालांकि बैंक में इन्वेस्टमेंट एक परंपरागत अब हमारे यहाँ भारत में एक ऐसा बन गया है कि वो पीढ़ियों से चला आ रहा है। भाई आदमी जब भी सोचता है, पुराने लोगों से पूछेंगे, बैंक में ही जाती हैं वो। बिल्कुल। तो एफडी और म्यूचुअल फंड, इनकी हम बात करें या डेट फंड्स की बात करें जी, इसमें क्या फ़र्क रहेगा? क्योंकि डेट फंड भी लगभग एफडी जैसी रिटर्न देते हैं। बिल्कुल। तो इनमें फ़र्क क्या रहेगा? ठीक है, एफडी पे टैक्सेशन अलग है, डेट फंड का टैक्सेशन अलग है। सबसे पहले तो एक अच्छा फायदा ये हो जाता है। अच्छा। एफडी पे आपको जो भी इंटरेस्ट मिलता है उस पर टैक्सेशन आपको देना ही देना है, अगर आपकी इनकम ब्रैकेट में आते हैं। अच्छा, हम ये तो नहीं पूछेंगे कि कितना टैक्सेशन है, हम ये पूछेंगे कि कितना लगभग फ़र्क है उसमें, कम या ज़्यादा किसमें है? एफडी पे कम है या म्यूचुअल फंड पे कम है? म्यूचुअल फंड पे, डेट फंड पे शॉर्ट ड्यूरेशन पे करेंगे तो ज़्यादा टैक्सेशन है, शॉर्ट ड्यूरेशन से ज़्यादा जाते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन पे जाते हैं, लॉन्ग टर्म पे कम है, तो आपको एफडी से बहुत ज़्यादा फायदा है। अच्छा, एफडी पे ज़्यादा आपको टैक्सेशन जो शॉर्ट टर्म के लिए जो कर रहे हैं तो वो फिर एफडी पर जा सकते हैं, और लॉन्ग टर्म विजन है उनका तो वो फिर डेट फंड पर ही जा सकते हैं। अब फंड की आपने बात की जी, फंड बहुत सारे हैं मार्केट, बिल्कुल, बहुत सारी कंपनी है, बहुत सारे फंड्स हैं। अब आदमी भ्रमित हो जाता है कि हम इतने सारे फंड्स में से हम अपने फंड का सिलेक्शन कैसे करें? तो ये किस तरह से उसको सिलेक्ट किया जाएगा कि इनके लिए कौन सा फंड सूटेबल है? ये मार्केट में जब भी अपन, बहुत सारे फंड, आपने एकदम सही बोला है, एज क्राइटेरिया से और टाइम होराइजन से उस फंड को डिसाइड किया जा सकता है कि अपन को कहाँ जाना चाहिए। अगर ज़्यादा एज ज़्यादा है तो रिस्क फंड में ज़्यादा नहीं रह सकते, तो हाई रिस्क में डेट फंड में जाना चाहिए। अभी एंट्री कर रहे हैं एज में मार्केट में, अगर 18, 20, 25 है तो आप हाई रिस्क पे जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत है। अगर मार्केट में वोलेटाइल आया भी है, वोलेटिलिटी आई भी, तो भी मार्केट अगर डाउन गया, यहाँ भी एज फैक्टर आपकी एनर्जी काम करती है, बिल्कुल, है ना, हाई रिस्क हाई रिटर्न, नो रिस्क नो रिटर्न। तो जब तक आप रिस्क में नहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा। तो रिस्क अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही चीज़ पे ध्यान दीजिए, टाइम हॉराइजन बढ़ा दीजिए। टाइम हॉराइजन बढ़ जाएगा तो रिस्क अपने आप कवर हो जाएगी। अभी हमने हाई रिस्क की बात की और सुरक्षित निवेश की बात की, इनके बीच में से भी एक गलियारा जाता है। बिल्कुल। वो किस तरह से संतुलन बनाए? उसमें आप जैसे समझ सकते हैं, जो लार्ज कैप कैटेगरी है, ब्लू चिप कंपनी है, जो जिसमें रिस्क हाई का भी अपने को बेनिफिट मिले, लो रिस्क की सुरक्षा भी मिले। बिल्कुल। तो बैलेंस फंड जो है, आपके बैलेंस फंड में भी 2-3 डाइवर्सिफाई है। एग्रेसिव बैलेंस फंड है, सेफर बैलेंस फंड्स है, मतलब नॉन एग्रेसिव जो एडवांटेज फंड्स हैं। तो उसमें जब आप जाते हैं तो उसके ऊपर अलग अलग डेट फंड में उसका आपका डाइवर्सिफाई हो जाता है। आपका डेट फंड में 60% डेट फंड में जाता है, 40% इक्विटी में जाएगा। अनुपात रहता है 60-40 का जी। एक कॉलर और जुड़ चुके हैं जयपुर से, शुभम जी। हेलो, नमस्ते सर। जी नमस्ते। धीरे धीरे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो सर जी स्मॉल बैंक जो है अच्छा इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं गवर्नमेंट बैंक की अपेक्षा। तो सर अपन अगर स्मॉल बैंक की एफडी में जाके बैलेंस एडवांटेज फंड या डेट फंड में जाएं तो सर कहाँ अच्छा रिटर्न मिलेगा? तो ठीक है, ये इनका सवाल ये है कि जो नेशनलाइज बैंक हैं बड़े, तो उसमें से ज़्यादा ये स्मॉल बैंक जो हैं वो ज़्यादा बेनिफिट देते हैं। तो इनको बैंक में एफडी के लिए जाना चाहिए या फिर मार्केट में जाना चाहिए, म्यूचुअल फंड में?
अगर शॉर्ट ड्यूरेशन है, सिंपल शॉर्ट ड्यूरेशन है, साल 2 साल 3 साल का अगर गोल लेके चल रहे हैं तो एफडी ज़्यादा बेस्ट है। जो स्मॉल बैंक की एफडी है वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा है। और अगर 3 साल से ऊपर का हॉराइजन है तो बैलेंस फंड, एग्रेसिव बैलेंस फंड में जा सकते हैं, हाइब्रिड बैलेंस फंड में जा सकते हैं, या फिर इनके एज फैक्टर को भी देखा जा सकता है, देखते हुए जहाँ आप 3 साल 5 साल से ऊपर जाने का इन्वेस्टमेंट सोचेंगे तो फिर वहाँ जाना चाहिए। तो मतलब दोनों ये कर सकते हैं और अपनी क्षमता, अपनी जिम्मेदारियों को देखते हुए ये निर्णय ले सकते हैं। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, बार बार एज फैक्टर बोल रहे हैं, तो एज फैक्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो आज की डेट में देखने को मिलती है, नॉमिनेशन। नॉमिनेशन ना बहुत चलिए नॉमिनेशन की हम बात करेंगे। दर्शकों फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम फौरन ब्रेक के बाद निवेश कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं निवेश में सावधानियों की, और ब्रेक पर जाने से पहले भरत जी हम बात कर रहे थे नॉमिनेशन की, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। कई ऐसे केसेस सामने आते हैं कि जहाँ नॉमिनेशन नहीं मिलने की वजह से ग्राहक बहुत परेशान हो जाते हैं। तो नॉमिनेशन में क्या सावधानियाँ रखना चाहिए? जब भी फॉर्म फिल करें, जब भी निवेश के लिए तैयारी करें, फॉर्म को जब भी आप भरें तो उसमें नॉमिनेशन पूरा सही स्पेलिंग के साथ में उसको डिवाइड करके लिखें। अगर 100% करना है, सिर्फ एक को करना है तो पूरा 100% करें। 2 लोगों को कर रहे हैं तो प्रॉपर जो डॉक्यूमेंट पे जो नाम है वो नाम के साथ में है 50-50% या जैसा भी आपको लगता है उसको नॉमिनेशन प्रॉपर ढंग से करना चाहिए। क्योंकि नॉमिनेशन के चक्कर में आज भी ना डेट फंड बहुत पड़ा हुआ है। LIC के पास अगर देखें बहुत ज़्यादा बजट पड़ा हुआ है जो अभी करोड़ों में अभी फंड ऐसा आया है कि जिसको कभी कोई लेनदार सामने नहीं आया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और खासतौर से बैंक में भी बहुत प्रॉब्लम आती है। सब जगह मान लीजिए कोई अनहोनी होती है जीवन के साथ, तो उसके जो उत्तराधिकारी हैं उनको बहुत परेशानी आती है। अच्छा, नॉमिनेशन के अलावा कुछ टर्म्स कंडीशंस रहती हैं। आपने देखा होगा कि वो नाम तो बहुत बड़े अक्षरों में और हाईलाइट करके उसको किया जाता है, लेकिन टर्म्स कंडीशन और बारीक होती है, बहुत छोटी होती है। डिक्लेरेशन लिखा रहता है कि मेरे ख्याल से आप तो काम करते हैं इस तरह का, कितने ऐसे लोग देखे हैं जो उनको पढ़ पाते हैं? डिक्लेरेशन मैं समझता हूँ 1% भी लोग हैं नहीं है जो पढ़ते हैं डिक्लेरेशन में लिखा क्या है, आपने क्या क्या चीज़ों पे उस पर लिख के सिग्नेचर कर दिए हैं। हाँ। डिक्लेरेशन में सारी चीज़ लिखी होती हैं कि इसमें आप जहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो मार्केट रिस्क पे है या कहाँ आप निवेश कर रहे हैं, उसमें FD है तो कितना रिस्क है या नहीं है, उस पर एक एक चीज़ लिखी होती है। तो आपके पास जो भी आते हैं एग्जीक्यूटिव या जो उसके वर्कर्स हैं, उनसे थोड़ा समय लीजिए कि हम पढ़ने के बाद कल आपको ये करके देंगे। हाँ, जब भी आपके पास कोई आए फाइनेंशियल कंसल्टेंट आपको जो पास जो आए, जो आपको बताता है कि निवेश करना है, तो आप एक बार डिक्लेरेशन को पूरा ध्यान से पढ़ें। उसमें पूरे टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है। टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ने के बाद आगे उस पर सिग्नेचर करके फॉरवर्ड कीजिए। अभी हम थोड़ी सी बात और कर लेते हैं कि जैसे लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में करते हैं। यहाँ प्रॉपर्टी में विवादों की और गोल्ड में उसके खरेपन की बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह लगता है, प्योरिटी का। तो यहाँ क्या सावधानी रखना चाहिए? देखिए, अगर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आज की डेट में गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी चीज़ें कर दी गई हैं। हॉलमार्क को बिना हॉलमार्क और पक्के बिल के साथ में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अगर प्योर गोल्ड ले रहे हैं या फिर गोल्ड लेना है तो आप बॉन्ड में ले सकते हैं, वहाँ पर आपके पास श्योरिटी हो जाएगी प्योरिटी की। अब आती है प्रॉपर्टी की बात। प्रॉपर्टी में जब भी आप इन्वेस्टमेंट आपने कर दिया, उसमें अगर कोई नॉमिनेशन तो होता नहीं है, तो खासतौर पे एक विल बना के रखें कि विल आपको एक बार डाइवर्सिफाई कर देगी कि आपको कहाँ कहाँ किस किस को वो प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलना है। तो एक एज के बाद मैं समझता हूँ विल बना लेनी चाहिए। अच्छा, एक और सुनने में आता है जब हम एडवोकेट के पास सर्च रिपोर्ट प्रॉपर्टी जब लेते हैं, तो वो कितनी ज़रूरी है? सर्च रिपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी किसी ने कहा ये फ्लैट या ये मकान बिक रहा है, ये प्लॉट बिक रहा है, खरीद लेते हैं, तो सर्च रिपोर्ट यहाँ क्या भूमिका निभाती है? सर्च रिपोर्ट आपको बताती है कि वो प्रॉपर्टी जो है वो लीगल है कि नहीं है, वो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग तो नहीं है, किसी और के अधीनस्थ तो नहीं है। पता चला बेच कोई और रहा है और नाम किसी और के है पास प्रॉपर्टी, तो जब तक उसके डॉक्यूमेंट, सर्च रिपोर्ट, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। एक कॉलर और हमसे जुड़ चुके हैं, हालांकि वो अक्सर पहले कॉलर होते हैं हमारे हर कार्यक्रम में। अभी थोड़ा सा पीछे से आया कॉल उनका, नंद स्वरूप मिश्रा जी, बाराबंकी। जी नंद स्वरूप जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नंद स्वरूप मिश्रा। मैं सर जानना ये चाहता हूँ कि कहीं पे निवेश करने के समय कौन कौन सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि निवेश करने से पहले इसलिए हमें देखना चाहिए किसी फ्रॉड कंपनी के चक्कर में फंस जाए, मेरी जारी कमाई पैसा चला जाए, ऐसा किस क्षेत्र में करना चाहिए जिसमें हमको लाभ हो, ये नुकसान हमारा होने पाए। बिल्कुल, सवाल करने के लिए धन्यवाद। ये आपने देखा होगा कि कुछ साल पहले, 4 से 8 साल पहले, इस तरह की कंपनियों की एक बाढ़ आई हुई थी हमारे देश में, जिन्हें चिट फंड कंपनीज बोला जाता है। हालांकि अब उसकी बात करना अब बेमानी है, अब वो खत्म हो गया सेक्टर, लेकिन फिर भी हम इसको इस तरह देखें कि आर्थिक लालच देकर या अधिक फायदा, प्रॉफिट का लालच देकर कई लोग आज भी बरगलाने के लिए एक पैसे लेते हैं लोगों से। जी,
क्या करना चाहिए? जब भी आप निवेश की फिर बात आती है, जब भी निवेश कर रहे हैं तो जब आपको भी बताता है कि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है या कोई ज़्यादा आपको लालच दी जा रही है, जब ज़्यादा उसमें लालच दी जाती है और वो चिटफंड कंपनियां हैं तो उसकी रेगुलेटरी सबसे पहले देखें कि कहाँ कौन सी रेगुलेटरी से आपको जो ऑफर दे रहा है। ऐसा तो नहीं वो खुद प्रोपराइटर बन के ही सारी चिटफंड कंपनियां चल रही हैं। अगर रेगुलेटरी से है तो कंपनी उसमें गवर्नमेंट का अंडरटेकिंग रहता है। जैसे अगर रेगुलेटरी मैंने अभी बताया था आपको, IRDA है, सेबी है, तो ये जब तक रेगुलेटरी। एक और इसका मोटा सा सिद्धांत है कि आप देखिए कि जब भी रिटर्न की बात आती है आर्थिक इसकी, तो आरबीआई के जो रूल्स हैं, जो आरबीआई का जो एक लेवल है, इतना % रिटर्न आपको मिलना है, क्योंकि वहाँ सारे विशेषज्ञ लोग हैं और बहुत अनुभवी वरिष्ठ लोग हैं, वो काफ़ी विचार विमर्श करके एनालिसिस करके ही वो फिक्स करते हैं। तो उससे कम या उससे ज़्यादा अगर आपको कहीं मिल रहा है तो वो शक के दायरे। बिल्कुल सच्चाई है। आप आरबीआई का पैमाना याद रखिए और साथ में आप रेगुलेटरी ध्यान रखिए, कोई ना कोई गवर्नमेंट अंडरटेकिंग चीज़ें होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा इस समय जो अभी वर्तमान दौर चल रहा है बड़ी तेज़ी से और बहुत अच्छी, उसमें कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ सावधानियों के लिए गुंजाइश है। ऑनलाइन ट्रेडिंग या ऑनलाइन पेमेंट का जो चलता है काम, आजकल इतने सारे ऐप हो गए है ना, तो वो किस तरह से करें? आज की डेट में बहुत सारे तो ऐप हैं, आपको प्ले स्टोर पे जाएंगे लाखों ऐप है, लाखों बहुत सारे ऐप हैं, यूपीआई वगैरह सारे इसमें, ट्रेडिंग, QR कोड स्कैनर और OTP आज की डेट में हर कोई मांगने लगता है। तो सबसे पहले ये सुनिश्चित करें आप किसी को अपना OTP ना दें, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का OTP किसी को भी कभी ना दें। और जब भी आप किसी ऐप को इंस्टॉल करें तो देखें कि वो कितना सिक्योरिटी है उसके अंदर। अगर ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं है तो उस ऐप को इंस्टॉल ना करें। कितनी परमिशंस ले रहे हैं, जब भी आप ऐप इंस्टॉल करते हैं उसमें बहुत सारी परमिशंस आती हैं कि आप उसको कहाँ कौन कौन सी परमिशन देनी है। आप अगर परमिशन आपको पर्सनल अकाउंटिंग एक्सेस कर रहा है तो आप उसको परमिशन ना दें, उस ऐप वो फ्रॉड हो सकता है। तो सबसे पहले आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि OTP कभी किसी को ना दें, और जब भी आप कोई ऐप इंस्टॉल करें तो उसको देखें कि वो लीगल है कि नहीं। और क्योंकि आप ट्रेडिंग, वैसे तो आजकल क्या है, एक मोबाइल में पूरी दुनिया समाई हुई नज़र आती है, तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ मैसेजेस आते हैं, बिल्कुल वॉइस कॉल आते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस आते हैं और उस तरह से उससे कुछ जानकारी मांगी जाती है लुभावने ऑफर टाइप से। तो उसमें क्या सावधानी रखें? क्या उन्हें देना तो नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। और उसके लिए अगर कोई परेशान होता है, कंप्लेंट्स भी, क्या कोई ट्राई वगैरह में ऐसा प्रावधान है कि उसकी कंप्लेंट ट्राई में कर सकते हैं आप, या सेबी में डो नॉट डिस्टर्ब का एक मोबाइल में फीचर्स होता है, वो भी एक्टिवेट करा सकते हैं कि आपको फ्रॉड कॉल नहीं आते उसमें। अच्छा, तो वो आप एक्टिवेट करा लीजिए तो आपको फ्रॉड मैसेजेस भी आने बंद हो जाते हैं। प्राइम में कंप्लेंट कर सकते हैं। और अगर कभी इनकेस कुछ अगर मिस हैपनिंग चीज़ें हो जाती हैं, आप किसी को OTP वगैरह बता देते हैं, तो आप उसका कंप्लेंट करें पुलिस में जाके, क्राइम ब्रांच में, कि वो आपको पूरे चीज़ों साइबर क्राइम में जाके उसको कंप्लेंट करें। वैसे तो खैर इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, OTP देना ही नहीं चाहिए। OTP देना नहीं चाहिए। आपका पिन कार्ड वगैरह का जो भी है, CVV वगैरह। हमारा समय भी समाप्ति की ओर है, तो चलते चलते आप संक्षेप में हमारे दर्शकों को एक बार और थोड़ा सा टिप्स बताइए कि किस तरह से निवेश की शुरुआत करें और क्या सावधानियां रखते हुए आगे चलें। निवेश की शुरुआत सबसे पहले अर्ली एज में करें, लॉन्ग टर्म का हॉराइजन रखें, किसी लालच में या बहकावे में ना आके निवेश करें, अपना लर्निंग लेते रहें, हर समय पोर्टफोलियो को रिवाइज करते रहें, वित्तीय सलाहकार से बीच बीच में बात करते रहें। कहीं कोई आपको दिक्कत आती है तो आप उससे पूछें कि जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो सही है कि नहीं, आप उससे प्रॉपर ढंग से बात करें, तो फिर ये सारी चीज़ों से बच सकते हैं। निवेश की भी आपको केयर और देखरेख करनी ही पड़ेगी। एक आपने विज्ञापन देखा होगा कि उसमें एक पेड़ दिखाया जाता है, इन्वेस्टमेंट का ही है, और उसको केयर की जाती है उसमें, फिर वो बड़ा वृक्ष बन जाता है। इसी तरह जैसे परिवार के भी हमारे सदस्य हम परवरिश करते हैं, उनको संभालते हैं, उसी तरह निवेश को भी केयर करते हुए आगे बढ़ाते रहें, फलेगा फूलेगा और आपको फायदा देगा। बिल्कुल। तो दर्शकों, इसी के साथ अब आज के कार्यक्रम का समय समाप्त हो चुका है। आप टेलीफोन के माध्यम से जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भरत जी, आपने स्टूडियो में आकर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, धन्यवाद। दर्शकों, अगली बार नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।